हेलो स्टूडेंट्स, आज लेक्चर 2 हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इसमें भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओम्स लॉ जबकि हम पिछले क्लासेस में पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ रिपीट करेंगे। सो व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द ओम्स लॉ? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, the electrical current flowing through any circuit is directly proportional to the voltage applied across its end। या हम इसको कह ले कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जब सारी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हो तो किसी भी कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट उसके अक्रॉस अपियर होने वाले वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है। तो ओम्स लॉ को हम देखते हैं V प्रोपोर्शनल टू I। ओके, और जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट रखेंगे, दैट इज R। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका I इंटू आर। दिस इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इससे हम बहुत सारी चीज़ें डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक सर्कल डायग्राम बता रही हूँ। इसमें आप इसके थ्रू सिंपल सिर्फ इस इक्वेशन का यूज़ करके, और जो पहले मैंने आपको बताई थी P इज़ इक्वल टू V इंटू आई, इसका यूज़ करके इन सारे फार्मूलाज को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, किसी को भी किसी की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यदि हम इस क्वार्टर सर्कल को देखें तो ये 1, 2, 3 ये तीनों इक्वेशंस वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो V इज इक्वल टू हो सकता है आपका अंडर रूट P इंटू आर। V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं P अपॉन आई, और V इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं I इंटू आर। ठीक है, अब ये कैसे डिराइव हुआ है? ये इस तरीके से हुआ है, लेट मी टेक द पेन। ये इस तरीके से हुआ है। P इज इक्वल टू हम जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है? P इक्वल टू होता है हमारा V इंटू आई। ओके, और V इज इक्वल टू है I इंटू आर। तो यदि मैं इस V की जगह रख दूँ I इंटू आर, तो P इज इक्वल टू मिल जाएगा मुझे I स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो P इज इक्वल टू, इस टर्म को भी आपको याद रखना है कि यदि उसको रेजिस्टेंस की टर्म्स में लाना है तो P इज इक्वल टू होगा आपका I स्क्वायर आर। ठीक है, अब V इज इक्वल टू P अपॉन आई हो सकता है, ये लिख दिया हमने। V इज इक्वल टू आई इंटू आर हो सकता है, ये लिख दिया हमने। अब P इंटू आर मतलब यदि इस V की जगह इस I की जगह मैं रख दूँ V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये हो सकता है V स्क्वायर अपॉन आर, I इज इक्वल टू, क्यों? क्योंकि ये V अपॉन आर है। तो यदि मैं यहाँ पर रख दूँ V स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर, ठीक है, P इज इक्वल टू मैं रख दूँ I की जगह मैंने रख दिया V अपॉन आर, मतलब ये हो गया V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। आर से आर एक कैंसिल हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो गया P इंटू आर, और V इज इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा P इज इक्वल टू P इंटू आर इक्वल टू मिला आपको V स्क्वायर, and V is equal to you will get under root P into R। ठीक है, तो P और R की टर्म्स में V मिल गया मुझे अंडर रूट P into R। तो V can be represent by these three equations। Similarly R को भी हम डराइव कर सकते हैं। यदि V और I दिया है तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, ओम्स लॉ से हो जाएगा। V स्क्वायर अपॉन P, अगेन V और I की इक्वेशंस हो जाएगा, और I की टर्म्स में लिखना है तो P अपॉन आई स्क्वायर। तो इस तरीके से आप रेजिस्टेंस को दे सकते हो। यहाँ से आ जाएगा P अपॉन आर आ गया, P अपॉन आई स्क्वायर आ गया, R इज इक्वल टू यहाँ से, और V की टर्म्स में आ जाएगा V अपॉन आई, और P की टर्म्स में आ जाएगा V स्क्वायर अपॉन P। ठीक है, सिमिलरली पावर को आप लिख सकते हो V स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर इंटू आर, V इंटू आई। आई को आप लिख सकते हो अंडर रूट P अपॉन आर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप आई डायरेक्ट यहाँ पे P अपॉन आई स्क्वायर करोगे तो R इज इक्वल टू आ जाएगा
I इज इक्वल टू आ जाएगा √P/R, ये R को इसके नीचे लगा, P/V, V/R। तो इस व्हील डायग्राम से हम रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट और पावर को डिराइव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हम देखें तो फर्स्ट इज नेटवर्क। व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क इज एन अरेंजमेंट ऑफ different network elements connected in any manner so that the energy can transfer from one point of supply to the point of the load। ठीक है, यदि नेटवर्क जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, इनको कनेक्ट करके यदि हमने कोई सर्किट बनाया है तो वो नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरी टर्म है सर्किट। तो सर्किट जो है वो भी एक नेटवर्क है, लेकिन सर्किट और नेटवर्क की टर्म्स में डिफरेंस ये है कि सर्किट शुड हैव अ वन क्लोज्ड पाथ सो द करंट कैन फ्लो इन इट। तो नेटवर्क में ये नेसेसरी नहीं है कि कोई क्लोज पाथ हो। नेटवर्क जैसे हम अपना एग्जांपल ले तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, तो वो हमारा नेटवर्क है। हम दूर कई लोगों को जानते हैं, तो ये हमारा एक नेटवर्क है। लेकिन क्लोज लूप वही बनाते हैं जिनसे आप रेगुलर टच में होते हैं। कई लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं बट उनके रेगुलर टच में नहीं होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क। बट जिनके हम रेगुलर टच में हैं, जिनके साथ हमारा क्लोज लूप बना हुआ है, अभी भी हम उनके टच में, तो दैट इज सर्किट। यही डिफरेंस है। नेटवर्क इज एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स बट सर्किट इज ऑल्सो अ नेटवर्क। बट सर्किट में एक ना एक क्लोज पाथ होना चाहिए जिसमें कि करंट फ्लो हो सके। सो दीज आर द टू डिफरेंट टर्म्स, बट हम यूजुअली नेटवर्क और सर्किट को एक दूसरे के सिनोनिम की तरह यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट इज एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। दो टाइप के एलिमेंट सर्किट में होते हैं। पहले हम देखेंगे एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो कि सर्किट में एनर्जी को सप्लाई करते हैं। तो जितने भी एनर्जी सोर्सेस है वो एक्टिव एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो एक्टिव एलिमेंट जो है या तो वो वोल्टेज सोर्स होगा या तो वो करंट सोर्स होगा। मतलब यदि हमने कोई सर्किट डिज़ाइन किया है तो सोर्स, एक ना एक सोर्स होगा जिसके के थ्रू हम उस सर्किट को एनर्जाइज कर रहे हैं। तो वो एलिमेंट जो कि सर्किट में एनर्जी को सप्लाई करते हैं वो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। दे आर द एनर्जी सप्लायर इन द सर्किट। ओके, तो हमारे दो टाइप के सोर्सेस हो गए, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को भी हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, और दूसरा डिपेंडेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस। मतलब वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और डिपेंडेंट भी हो सकता है, करंट सोर्स इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और डिपेंडेंट भी हो सकता है। अब इन चीज़ों के क्या मतलब है इसको हम समझते हैं। दिस इज द वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हम कहते हैं। दिस इज द सिंबल फॉर द वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स का जो सिंबल होता है, यदि हम एक सर्कल में प्लस माइनस लगा दें तो ये वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। बैटरी लगा दें, बैटरी सोर्स की तरह हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या जनरेटर है तो इस तरीके से दो सर्कल्स ड्रॉ करके भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द थ्री मेथड्स जिसके के थ्रू हम वोल्टेज सोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी आपके दो तरीके के हो सकते हैं, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स हो सकता है और दूसरा प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स हो सकता है। इसमें क्या डिफरेंस है? आइडियल वोल्टेज सोर्स वो वोल्टेज सोर्स होता है जिसका कि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। ओके, आइडियली किसी भी वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 होना चाहिए। यदि 0 नहीं होगा तो उस जिस भी सर्किट के साथ आपने इसको कनेक्ट किया है, क्योंकि वोल्टेज सोर्स आप किसी न किसी लोड को दे रहे हैं, वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन यदि इस सोर्स का ही कुछ रेजिस्टेंस हुआ तो पूरा की पूरा वोल्टेज जो है वो आपको आउटपुट में नहीं मिलेगा, कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। सपोज ये 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पर मान लो 2 वोल्ट ड्रॉप हो गया इस रेजिस्टेंस में, तो यहाँ आपको 8 वोल्ट ही मिलेगा आउटपुट में। तो आइडियली
किसी भी वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यूजुअली ये क्वेश्चन आता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो आंसर वुड बी इट शुड बी 0। यदि इसको हम डायग्राम से शो करें तो देखिए यहाँ पर हमने वोल्टेज को लिया है और यहाँ पर करंट को लिया है। तो करंट की वैल्यू कुछ भी हो, बट वोल्टेज जो है इस सोर्स को कॉन्स्टेंटली सप्लाई करना चाहिए सर्किट को। दूसरा है आपका प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि किसी भी डिवाइस का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो, उसका कुछ ना कुछ इनहेरेंट रेजिस्टेंस होता ही है। तो उसको हम एक सिंपल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कुछ माइक्रो ओम्स हो सकता है उसका रेजिस्टेंस। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, बट आइडियली ये रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। अब हम इसे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्यों कह रहे हैं? ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इसलिए है क्योंकि इसका वोल्टेज किसी भी सर्किट के एलिमेंट पर डिपेंड नहीं करता है, या वो सोर्सेस जिनकी की वैल्यू सर्किट के किसी दूसरा एलिमेंट पर डिपेंड ना करे, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट। यदि आपने यहाँ पर 10 वोल्ट का बैटरी सोर्स लगाया है तो इट विल गिव ऑलवेज 10 वोल्ट्स, चाहे आप इधर लोड में कुछ भी कनेक्ट कर दो। ठीक है, इसकी वैल्यू लोड पर या सर्किट के किसी भी एलिमेंट पर डिपेंड नहीं करेगी। इफ़ यू डिज़ाइन इट फॉर अ 5 वोल्ट इट विल गिव ओनली 5 वोल्ट्स, इससे वो डेविएट नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड इट इज़ अ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इनकी वैल्यू किसी भी एलिमेंट पर डिपेंड नहीं करती है। दूसरी सोर्स हुआ आपका इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, दिस इज द सिंबल फॉर द करंट सोर्स। एक सर्कल में यदि हम एरो से दिखाएं तो वो करंट सोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और करंट सोर्स में भी आप जनरेटर को भी इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब करंट सोर्स में भी आपके दो टाइप के हो सकते हैं। आइडियली करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट क्यों होना चाहिए? कि यदि यहाँ से करंट चला और यदि इसके अक्रॉस में कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा तो ये करंट जो है वो यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, करंट जो है इधर फ्लो होने लगेगा, है ना। तो यदि यहाँ का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तभी करंट यहाँ से आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा करंट और आपको पूरा करंट आउटपुट में नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं आइडियली करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली इसका कुछ ना कुछ मेगा ओम्स में होता है। एक्चुअली इसमें रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ना होकर यदि इसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी तो ये मेगा ओम्स में होगी, ताकि जब करंट यहाँ से चले तो वो आगे सर्किट में फ्लो हो, ना कि इस रेजिस्टेंस में फ्लो हो। क्यों? क्योंकि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। जहाँ हाई रेजिस्टेंस होता है उधर वो फ्लो नहीं होता है या कम मात्रा में फ्लो होता है। तो यदि यहाँ पर कुछ मेगा ओम्स में रेजिस्टेंस होगा तो बहुत ही लो करंट यहाँ से फ्लो होगा, बट मेजर करंट जो है वो आपको आउटपुट टर्मिनल्स में मिल जाएगा। ठीक है, यदि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप ड्रॉ करोगे तो ये हमने वोल्टेज को लिया है, तो वोल्टेज की वैल्यू कुछ भी हो लेकिन करंट की वैल्यू कांस्टेंट होगी, इसलिए हम इसे इंडिपेंडेंट करंट सोर्स कहते हैं। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की वैल्यू सर्किट के किसी भी एलिमेंट पर डिपेंड नहीं करेगी। यदि आपने इसको 10 एम्पियर्स या 5 एम्पियर्स किसी भी वैल्यू के लिए डिज़ाइन किया है तो वो उतना ही करंट सर्किट में सप्लाई करे। ओके, अब हम बात करते हैं डिपेंडेंट और कंट्रोल्ड सोर्सेज की। जितने जो हमने पिछला देखा वो इंडिपेंडेंट थे, उसमें कोई वैल्यू किसी पर डिपेंड, उन सोर्सेज की वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही थी। बट डिपेंडेंट और कंट्रोल्ड सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनकी की वैल्यू सर्किट के किसी एलिमेंट पर डिपेंड करती है। इसका जो सिंबल है वो डायमंड शेप में हम प्लस और माइनस लिख दें तो ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया, और यदि डायमंड शेप में हम एरो लगा दें तो ये डिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया। ठीक है, अब ये 4 टाइप्स के होते हैं: वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स एंड करंट कंट्रोल करंट सोर्स। मतलब ये वोल्टेज सोर्सेज भी होते हैं और ये करंट सोर्सेज भी होते हैं, लेकिन ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं।
या तो सर्किट के किसी वोल्टेज पर डिपेंड करेंगे या तो सर्किट के किसी करंट पर डिपेंड करेंगे। तो सपोज कोई सर्किट है, आगे इधर कोई सर्किट लगा होगा, इधर लोड कनेक्टेड होगा, तो इसकी वैल्यू जो है, ये हमारा डिपेंडेंट सोर्स है, इसकी वैल्यू जो है वो है म्यू V1। दिस म्यू कैन बी एनी वैल्यू, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और V1 इस टर्मिनल का वोल्टेज है, मतलब कि इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू इस V1 पर डिपेंड कर रही है। मान लो म्यू की वैल्यू है 1, कोई कांस्टेंट है 1 मान लिया हमने, तो यदि लेट अस 2 मान लो उसको, तो सपोज V1 की वैल्यू यदि 10 वोल्ट्स है तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 20 वोल्ट हो जाएगा। V1 की वैल्यू मान लो 5 वोल्ट्स है तो 2 इंटू 5 10 वोल्ट्स हो गया। तो इस तरीके से इस सोर्स की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, इस वोल्टेज पे कर रही है। तो ये क्या हो गया, है तो वोल्टेज सोर्स बट इसकी वैल्यू किसी वोल्टेज पर डिपेंड कर रही है सर्किट के। तो दिस इज कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, यहाँ पर इसकी वैल्यू मान लो RI1 है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, इसकी वैल्यू RI1 है, मतलब कि इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू सर्किट के किसी करंट I1 पर डिपेंड कर रही है। I1 की वैल्यू जो भी होगी उस पर इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इट इज अ वोल्टेज सोर्स बट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द करंट, सो इट इज कॉल्ड करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। सिमिलरली हम करंट सोर्सेस को भी डिफाइन कर सकते हैं। वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, ये करंट सोर्स है बट इसकी वैल्यू है GV1, जी कोई कांस्टेंट है, V1 कोई वोल्टेज है सर्किट का, तो इसकी वैल्यू इस V1 पर डिपेंड करेगी। V1 क्या है, वोल्टेज है, दैट्स व्हाई इट इज वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। एंड इन द सेम वे करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, इसकी वैल्यू करंट है, ठीक है, मतलब है ये करंट सोर्स और इसकी वैल्यू किसी करंट पर डिपेंड कर रही है, इसलिए इट इज अ करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ओके, देन हम आते हैं पैसिव एलिमेंट्स पे। तो व्हाट इज पैसिव एलिमेंट्स, ये थे हमारे सारे एक्टिव एलिमेंट्स जो कि सर्किट में वोल्टेज या करंट आपको दे रहे थे। बट पैसिव एलिमेंट्स आर द कंपोनेंट्स दैट डज नॉट जनरेट एनी पावर बट दे डिसिपेट्स, स्टोर और रिलीज द पावर इन द सर्किट, मतलब कि वो एलिमेंट्स जो कि पावर को डिसिपेट करते हैं, पावर को एब्जॉर्ब करते हैं, वो पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं। ये पावर को जनरेट नहीं करते या रिलीज करते हैं। रिलीज करते हैं मतलब इसमें एक्चुअली रिलीज वर्ड इसलिए क्योंकि जैसे कैपेसिटर है, कैपेसिटर जो है पहले चार्ज होता है फिर वो डिस्चार्ज करता है उसी एनर्जी को, तो इट इज नॉट जनरेटिंग एनीथिंग, इट इज एब्जॉर्बिंग द पावर एंड इट इज रिलीजिंग द पावर। तो या तो वो उसको स्टोर करके रख सकता है लेकिन वो जनरेशन अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा है। तो वो एलिमेंट्स जो कि सर्किट में पावर को डिसिपेट करते हैं, पावर को एब्जॉर्ब करते हैं, वो पैसिव एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है। तो पैसिव एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, रेजिस्टेंसेस, रेजिस्टेंस जो है वो पावर को डिसिपेट करता है, इसमें पावर लॉस हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है। दूसरा कैपेसिटर, कैपेसिटर भी एनर्जी उसको जब मिलती है तब वो चार्ज होता है और उसी चार्ज को फिर वो रिलीज करता है, इट इज नॉट जनरेटिंग एनीथिंग। देन इंडक्टर, इंडक्टर भी एनर्जी को अपने में डिसिपेट करता है, मीन्स उसको स्टोर करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में और उसी को फिर क्या करता है, वो रिलीज करता है। सो दीज आर द पैसिव एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट कहलाते हैं आपके, नेक्स्ट टाइप है बाइलेटरल एंड यूनिलैटरल एलिमेंट्स। बाइलेटरल और यूनिलैटरल एलिमेंट्स में डिफरेंस क्या है, बाइलेटरल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि करंट कंडक्शन को दोनों डायरेक्शन में कर सकते हैं, मतलब आप उसको पॉजिटिव डायरेक्शन दो या नेगेटिव डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करे, वो अपने में से उसको फ्लो होने देते हैं और उनकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ये तीनों ही एलिमेंट बायलैटरल एलिमेंट है, इनमें आप किसी भी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा सकते हैं, ठीक है। ये कहलाते हैं बायलैटरल, या जो कि दोनों डायरेक्शन में अपने में से करंट को फ्लो होने देते हैं। सपोज रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में आप इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करोगे तो भी फ्लो हो सकता है,
इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करोगे तो भी करंट फ्लो हो सकती है, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, इट इज़ पॉसिबल। बट यूनिलैटरल एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कि केवल एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकती है, ठीक है। सो कंडक्शन ऑफ करंट इन वन डायरेक्शन इज टर्म्ड एज यूनिलैटरल एलिमेंट। और वो एलिमेंट कौन से होते हैं? डायोड एंड ट्रांजिस्टर। डायोड में देखो, जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तभी इसमें करंट कंडक्शन होगा, मतलब इसी डायरेक्शन में होगा, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा। हम जानते हैं डायोड जो है वो सिर्फ फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में नहीं करता है। तो ये केवल एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा सकता है। ऐसे ही ट्रांजिस्टर भी, ट्रांजिस्टर जब फॉरवर्ड बायस में होगा तभी ये कंडक्शन करा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड द यूनिलैटरल एलिमेंट। तो बायलैटरल और यूनिलैटरल में क्या डिफरेंस है? बायलैटरल एलिमेंट जो कि दोनों डायरेक्शन में करंट कंडक्शन कर सकते हैं, और यूनिलैटरल जिसमें कि केवल एक ही डायरेक्शन में करंट कंडक्ट होता है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। तो लीनियर एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसके कि पैरामीटर्स वोल्टेज और करंट के साथ चेंज नहीं होते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं जिनके अक्रॉस वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक लीनियर होती है। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड द लीनियर एलिमेंट, ठीक है। मतलब कि मान लो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में उसकी यदि 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है तो आप चाहे कितना वोल्टेज या करंट उसको दे दो, उसमें उसके 10 ओम में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो लीनियर सर्किट्स वो सर्किट्स या वो एलिमेंट्स, सर्किट होगा उनके कॉम्बिनेशन से बना हो तो वो सर्किट कहलाएगा, और वो एलिमेंट होगा तो वो एलिमेंट कहलाएगा। तो लीनियर एलिमेंट भी बोल सकते हैं और लीनियर सर्किट भी बोल सकते हैं। तो लीनियर सर्किट इज वन whose parameters do not change with the voltage or current is called the linear circuit, and non-linear circuit जिसके की पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं विथ वोल्टेज और करंट के। तो यदि इसको कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में यदि आप देखें तो कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में इसकी लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होती है, और नॉन लीनियर सर्किट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो नॉन लीनियर होती है, ठीक है। इट इज़ नॉट लीनियर और इट इज़ नॉट स्ट्रेट लाइन, ओके। सो दीज आर द some important definitions. Thank you. Have a nice day.